चलिएगा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम लोग और करते हैं ये हिंदी के स्पेशल क्लास को। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को, वो आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या करा ना, कह रहा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। सवाल क्या करें यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ना, ये हुआ था 23 जून 1844 को। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मुझे ये भी पता है बाबू कि आप लोग का हिंदी में ना काफी बेहतर तैयारी है, ठीक है। आप लोग वहां हिंदी के एक भी सवाल को छोड़कर नहीं आएंगे, ये मुझे पता है। एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से, 6 फरवरी को चल जाइए और एग्जाम देकर आइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या करा कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? आप लोग पढ़े होंगे बाबू सिपाही की माँ कहानी को, तो आप लोग को पता होगा 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? तो ये कौन कहा था? तो वह कहा था ईसाई लड़की ने। कौन? ईसाई लड़की ने, याद रखेगा। और इसी प्रकार के सारा सवाल मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, जो टोटल 50 सवाल है और सारे सवाल बुक के हैं, ठीक है। सारे सवाल बुक के हैं, अंत तक देखिए इस क्लास को और सारे सवाल को करके जाइए। और कम समय में मैं कोशिश किया हूँ कि ये सारे सवाल को मैं करवा दूं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और ये सारे सवाल को करके जाइए। देखिए यहाँ से 6 तारीख को आप लोग को कितना सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए बाबू, ठीक है। पूछे गए सवाल को यहाँ पे मैं काफी सारा शामिल किया हूँ, क्योंकि रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। बताइएगा भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये आप लोग को पता होगा, पता है, बहुत बढ़िया। रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से और एग्जाम में जाइए और तहलका मचा के आइए बाबू। एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। आप लोग का एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यहाँ पे बताइए कि भगत सिंह को फांसी दी गई कब? तो याद रखेगा ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप लोग को पता है बाबू कि आज की इस क्लास में 50 सवाल जो हैं ये सारे बुक के हैं, और आप लोग को एक क्लास और दूंगा जिसमें बाबू बुक वाले सवाल और व्याकरण के सवाल दोनों मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो उस क्लास को भी कर लीजिएगा। और एक स्पेशल हिंदी व्याकरण के मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि व्याकरण से 40 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप लोग को मैं स्पेशल एक व्याकरण वाले क्लास दे दूंगा और एक बाबू जिसमें बुक वाले और व्याकरण वाले दोनों मिक्स रहेंगे, वो क्लास दे दूंगा। बाकी आप लोग ये 3 क्लास को करके चले जाइएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। व्याकरण वाले में भी अच्छे तरीके से आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से सवाल को करके आना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर क्या करा है? कह रहा है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? पता होगा आप लोग को, कौन देखे थे? तो पिताजी ने। कौन देखे थे? पिताजी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है? जल्दी से बताइएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। रामचरितमानस जो है ना, ये तुलसीदास की रचना है। किनकी? तुलसीदास की, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या करेगा अगला प्रश्न कि उषा का जादू कब टूटता है? ये भी एग्जाम में पूछे गए। हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, सिर्फ अंत तक देखिए, ठीक है। कम समय में मैं कोशिश किया हूँ ये सारे सवाल को आप लोगों को करवा दूं, तो बस अंत तक देखिए और सारे सवाल को खुद से करते चलिए। जल्दी से बताइएगा उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू जो टूटता है ना, ये टूटता है सूर्योदय होने पर। कब? सूर्योदय होने पर। काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को बाबू 6 तारीख को सारे सवाल को करके आना है बाबू, तो आप लोग ये तीनों क्लास को देखकर चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करे कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? आप लोग को पता होगा कौन सा रस? तो वीर रस। प्रथम पद में कौन सा रस है कवित के? तो वीर रस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 8 नंबर सवाल। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, ये किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो ये बाबू राष्ट्रीय भावधारा की। इसकी राष्ट्रीय भावधारा की। हर एक सवाल, हर इंपॉर्टेंट सवाल को मैं शामिल किया हूं बाबू। आसान लेवल के, हाई लेवल के जो भी सवाल है आप लोग के बुक के ना, वो सारा सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूं। तो ये 50 सवाल को जरूर देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या करा कि नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो थे ये किनके समकालीन थे? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। नाभादास किसके समकालीन थे? तो ये तुलसीदास के। किनके? तुलसीदास के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा 10 नंबर सवाल को, काफी आसान सा सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या करा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो है ये कौन सा फल लेकर आया था? पता होगा आप लोग को। महेश्वर जो फल आया था ना, वो लाया था बाबू क्या? आम लेकर आया था। क्या लेकर आया था? आम। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? पता होगा आप लोग को। इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, याद रखेगा। करते चलिए सारे सवाल को, मैं लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वह नाम था वल्लभ भाई चार्य। क्या नाम था? वल्लभ भाई चार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिए और बने रहिए। आप लोग के पास अगर वक्त होगा तभी इस क्लास को कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे अगले सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? बताइएगा। तो जयप्रकाश नारायण को दलाल किसका कहा गया है? तो अमेरिका का, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानक जो था ना, जो सिपाही था ना, वह बाबू किस युद्ध में लड़ने गया था? कहाँ? बर्मा। ये भी याद रखिएगा, कहाँ गया था? बर्मा गया था लड़ने। लेकिन बाबू किस युद्ध में? तो बताइएगा आप लोग जल्दी से, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। तो मानक जो है ना, वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था बर्मा? याद रखेगा, वह गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इस विश्व युद्ध में, दूसरा विश्व युद्ध में बाबू वह लड़ने गया था बर्मा सिपाही के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसीदास जो है, जो अपना परिचय दिए हैं, वह किस रूप में दिए हैं? पढ़े होंगे आप लोग, पता भी होगा आप लोग को। तो दूसरे पद में तुलसीदास जो है, वो अपना परिचय जो दिए हैं ना, वह दिए बाबू किस रूप में? भिखारी के रूप में। और प्रथम पद में तो सीता के दास के रूप में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल यहाँ पे शामिल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं शामिल किया हूँ। तो बाबू भिखारी के रूप में वह दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय दिए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग को पता भी होगा। सवाल करे गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन जो है वह इनमें से किससे संबंधित है? पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। गैंग्रीन जो है ना, वह एक प्रकार का क्या है? बीमारी है। गैंग्रीन क्या है? बीमारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? सवाल यहाँ पे क्या करें ना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कौन कहे थे? पढ़ोगे आप लोग को पता होगा, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो बताइए जल्दी से, सारे सवाल को आप लोग करते चलिए। लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग का जो एक साल का मेहनत है वह कितना बढ़िया है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? याद रखेगा, बेन जॉनसन ने। वो कहते हैं बेन जॉनसन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सवाल करे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? अर्धनारीश्वर जो है ये किनके कल्पित रूप है? पढ़ोगे आप लोग, शिव और पार्वती का। इनके शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? मल्लिक मोहम्मद जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वह क्या है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी का काव्य का जो मुख्य रस है ना, वह है बाबू श्रृंगार रस। कौन से रस? श्रृंगार रस। ये मल्लिक मोहम्मद जायसी का मुख्य रस है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन आसान सा सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या करे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? सारे बच्चों को याद भी होगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है वह क्या है? तो वह क्या है? अवक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है बाबू? अवक होकर अपने से बातचीत करना। ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम और सर्वोत्तम तरीका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो सारे सवाल को याद भी कर लीजिएगा और अच्छे तरह से सारे सवाल को कर लीजिए आप लोग। बताइएगा, लहना सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह जो है ना, वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किन्हें भेजता है? तो वह भेजते हैं बजीरा सिंह को। किनको भेजते हैं? बजीरा सिंह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। ये भी आसान सा सवाल है, ये भी आप लोग को याद होगा। सवाल कर रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है ना, जो सिपाही था ना, वह बाबू बिस्नी से, अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है? बताइएगा, कहानी से सवाल है बाबू, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करते चलिएगा आप लोग। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो वह मांगता है पानी। क्या मांगता है? पानी मांगता है। आप लोग को पता भी होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। नहीं याद है बाबू, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए अच्छे तरीके से। जो प्रश्न याद नहीं है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि लेखक को बाबू कौन बताए थे कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ये कौन कहे थे? अगर अच्छे तरीके से कहानी को पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बताइएगा जल्दी से। तो तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जो जहर होता है, ये कौन बताया था? तो वह बताया था थानू। कौन बताया था? थानू। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल कर रहे तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जो है ये किस शाखा के कवि हैं? तो बताइएगा जल्दी से। तुलसीदास जो है ना, ये राम मार्गी शाखा के कवि हैं, क्योंकि ये राम जी के भक्ति करते थे। आप लोग को पता होगा, तुलसीदास राम जी के भक्ति करते थे और सूरदास कृष्ण जी के। तो ये दोनों सवाल को याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। करे कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तुलसीदास ने प्रथम पद में जो अपना परिचय दिए थे वह किस रूप में दिए थे? काफी सारे बच्चों को याद भी होगा।
वह सीता के दास के रूप में, इसके रूप में सीता के दास के रूप में दिए थे तुलसीदास बाबू। प्रथम पद में अपना परिचय और दूसरे पद में क्या कैसे दिए थे बाबू, तो भिखारी के रूप में। दोनों सवाल को याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोग को दिया गया है, बताइए जल्दी से आप लोग क्या करें यहाँ पे सवाल कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है वह किसकी रचना है। वाह, जितना टाइम लगे जितना वक्त लगे इस क्लास को एकदम पूरा कंप्लीट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, तभी आप लोग को एग्जाम में ये सारे सवाल नजर आएंगे, ठीक है। हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को जितना वक्त लगे पूरे क्लास को एकदम देखेगा अंत तक। तो बताइए उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इनकी रामधारी सिंह दिनकर की। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, पता होगा आप लोग को क्या नाम था भगत सिंह के चाचा के, तो अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था, अजीत सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि मल्यक ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मल्यक जो है वो किस मंत्रालय में नौकरी किए थे, पता होगा आप लोग को किस मंत्रालय में किए थे नौकरी है, तो ये कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे चलिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जयप्रकाश नारायण को बाबू किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो पता होगा आप लोग को, नहीं पता तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है। तो किनकी भाषण सुन के, तो स्वामी सत्यदेव की। किनकी, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के बाबू जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, तो हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं ना, वह मना रहे हैं शासक दल। कौन मना रहे हैं, शासक दल मना रहे हैं। दम याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आसान सा सवाल है, ये सारे बच्चों को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है। इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, एक बार आप लोग क्वेश्चन में को जरूर पढ़िएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहां से सवाल, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ना, वह है ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, बताइएगा। उसने कहा था, कहानी आप लोग पढ़े होंगे और ये भी सवाल आप लोग को याद भी होगा, और डेट वाले में गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो याद रखिएगा वह 1915 की रचना है। कब की, 1915 की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहे कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है, बताइए जल्दी से। ये सारे सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो बाबू यही मौका है, जो सवाल याद रही है उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और अभी आप लोग के लिए हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइएगा दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, याद रखिएगा प्रणभंग है। क्या है, प्रणभंग। ये नहीं कि कुरुक्षेत्र कर आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। जितना भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करे कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। आप लोग को याद भी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये अपनी आंख की उपमा जो की है ना, ये किससे किए हैं, याद रखेगा दर्पण से। किससे, दर्पण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, आप लोग पढ़े होंगे। वो आप लोग जो है ये सारे सवाल पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अच्छे तरह से बाबू जो भी आप लोग को सवाल याद नहीं है उसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए यहाँ पे। तो बताइएगा हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, याद रखेगा हार और जीत का। किसका, हार और जीत का प्रश्न उठाया गया हार जीत कविता में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए, एक बार क्वेश्चन में को आप लोग पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि पूछे गए सवाल ना एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल क्या करे कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, तो नाभादास का जो स्थायी निवास था ना, ये था वृंदावन में। कहाँ था, वृंदावन में, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा इस सवाल को भी देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, बताइएगा। तो कवियों के कवि जो कहा जाता है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इनको शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। दम याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि तिरिच क्या होता है, पढ़े होंगे तिरिच कहानी को, जल्दी से बताइए तिरिच क्या होता है। तो तिरिच जो होता है ना वह क्या होता है, तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है तिरिच, तो बिस्खापड़ा जहरीला लिजार्ड होता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि सूरदास की कृति है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूरदास की जो कृति है वह कौन सी कृति है। यहाँ पे तो आप लोग पढ़े होंगे और एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो सूरदास की कृति यहाँ पे जो है ना वह है साहित्य लहरी। कौन सी? साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की कृति है। याद रखेगा एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है कि बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है। पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, बताइए जल्दी से। तो बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? तो वह है बाबू कौन? कुंती। आप लोग के पीछे भी मैं बताया था बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है, तो कुंती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल की मालती का पति क्या है। आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। मालती का पति क्या है? पढ़े होंगे आप लोग। तो मालती का पति क्या है? तो ये एक डॉक्टर है। मालती का पति क्या है? डॉक्टर है जो गैंग्रीन के इलाज करके आया था बाबू। ठीक है, आप लोग के यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बाबू आप लोग के यहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब सिर्फ क्या है कि जो भी आप लोग पढ़ाई किए हैं एक साल में उसको सिर्फ रिवीजन करना है। जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन करके चले जाइए, एग्जाम में आप लोग को सवाल वहां देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बताइएगा मालती का पति क्या है? तो वह डॉक्टर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करा कि संपूर्ण क्रांति क्या है। यहाँ पे सवाल अब क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखेगा सारे चैप्टर का बाबू। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये बाबू, हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। पढ़े होंगे आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी। कौन? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिए। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। और डेट वाले सवाल को तुम याद रखेगा अच्छे से। जन्म और मृत्यु बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ ये कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में। कब? 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे क्या करा सवाल कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि प्यारे नन्हे बेटे को जो आप लोग का कविता है उसमें जो लोहा है ना वह किसका प्रतीक है। ये सवाल यहाँ पे करा है, जल्दी से बताइएगा। तो लोहा किसका प्रतीक बताया गया प्यारे नन्हे बेटे कविता में? याद रखेगा कर्म का। किसका? कर्म का प्रतीक बताया गया है लोहा को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, बताइएगा जल्दी से। बाल कृष्ण भट्ट जो है ये किस युग के निबंधकार थे। याद रखेगा भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर सवाल को। 45 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना, अधिनायक कौन है। अधिनायक जो है ये कौन है, जल्दी से बताइएगा। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं बाबू कि मैं आप लोग को किस तरह के सवाल को करवाया हूँ। एक क्लास और दूंगा जिसमें बाबू आप लोग का व्याकरण के सवाल रहेंगे और बुक के सवाल दोनों मिक्स रहेंगे, और एक स्पेशल व्याकरण के क्लास रहेगा आप लोग को। ठीक है, ये 2 क्लास को और आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो अधिनायक कौन है? तो ये सत्ताधारी वर्ग है। कौन है? सत्ताधारी वर्ग। याद रखेगा यहाँ पे इस 45 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं वह किनके हैं। हर चैप्टर का सवाल है यहाँ पे, तो बताइएगा जल्दी से। सारे सवाल को करते चलिए, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम काफी करीब आ गया है बाबू। एकदम फरवरी बोर्ड एग्जाम में अगर तहलका मचा देना है ना तो इस क्लास को करके जाइए। यहाँ से क्या होगा फायदा आप लोग को यहाँ पे ना बाबू अपने आप पे गर्व हो जाएगा कि मैं यहाँ पे इतने सवाल को सही किया हूँ। तो एग्जाम क्या है, ठीक है, इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को, हौसला को बुलंद कर लीजिए, एक बार अपने आप को देख लीजिए कि मेरा जो तैयारी है वह कितना बेहतर है। सवाल क्या करा कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। तो ये किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। किनके हैं? बूढ़े ग्वाल दादा के। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। सवाल यहाँ पे करे कि कभी भूषण की उपाधि दी थी। कभी भूषण की जो उपाधि दिए थे वह कौन दिए थे, ये सवाल यहाँ पे करा है। पता होगा आप लोग को कौन दिए थे, बताइए जल्दी से। तो वह दिए थे बाबू चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। कौन दिए थे? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने कवि का जो भूषण की उपाधि दिए थे। तो दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल याद नहीं है ना उसको दम रट जाइए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। हर एक चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूं, अंत तक देखिए, सारे सवाल को कीजिए और बोर्ड एग्जाम में जाइए और तहलका मचा दीजिए बाबूदम।
अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को भी देखना पड़ेगा। तो अच्छे तरह से मैं यहाँ पे आप लोग को जितना भी सवाल करवाता हूँ ना, वो सारा गेसिंग किया गया सवाल, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं, सारा सवाल को शामिल करता हूँ। तो मेरे क्लास को बाबू पूरे अंत तक देखिएगा जब भी अटेम्प्ट करते हैं तब। सवाल यहाँ पे कह रहा है गाँव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो याद रखिएगा वह बाबू लोकगीत की, इसकी लोकगीत की धुनें अब गाँव में सुनाई नहीं पड़ती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल सारे बच्चों को याद होगा, कहानी को पढ़े होंगे ना तो आप लोग को पता भी होगा। ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए और ये सवाल सारे बच्चों को याद भी रहता है। सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू, क्या करें यहाँ पे कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह जो है वो लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे, आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे तब। कौन से प्रश्न? तेरी कुड़माई हो गई। कौन से प्रश्न बाबू? तेरी कुड़माई हो गई। ये प्रश्न करते थे कौन? लहना सिंह लड़की से। याद रखेगा एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे 50 नंबर सवाल, नावादास किसके शिष्य थे। और जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया था बाबू कि आप लोग को इस क्लास में मैं टोटल 50 सवाल करवाऊंगा और सारे बुक वाले सवाल को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा बुक वाले सवाल को मैं करवा दिया हूँ, जो 50 सवाल थे। जो भी आप लोग को और सवाल बचा हुआ है ना, वो मैं अगले क्लास में दे दूंगा, जिसमें बाबू व्याकरण वाले सवाल रहेंगे और बुक वाले सवाल रहेंगे। तो उस क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जरूर बताइएगा यहाँ पे ये 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है बाबू, अपने आप को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आप लोग 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। यहाँ पे स्पेशल सारे बुक वाले सवाल थे, वो आप लोग का स्पेशल ग्रामर वाले भी मैं लूंगा आप लोग को, जो बाबू जो आप लोग का जो व्याकरण के सवाल है ना उसका भी एक क्लास लूंगा स्पेशल, ठीक है। तो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, एग्जाम में जाइए, एक भी सवाल को छोड़कर नहीं आना है। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नावादास किसके शिष्य थे। नावादास जो है ये किसके शिष्य थे, तो आप लोग को पता होगा किसके, तो स्वामी अग्रदास के। किनके? स्वामी अग्रदास के, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस 50 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग अगले क्लास को जरूर देखेगा जिसमें बाबू व्याकरण और बुक वाले सवाल दोनों मिक्स है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।